Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit 1st Chapter Fluid of Flow जिसके अंदर हमने अभी तक फ्लूइड ऑफ लॉ का इंट्रोडक्शन, देन मोनोमीटर्स का इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमीटर्स को स्टडी किया एंड देन हमने रोनाल्ड नंबर को स्टडी किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन. सो क्या है बर्नौली थ्योरम? तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग Bernoulli theorem is the principle of energy conservation of ideal fluids in the steady or streamline flow. This theorem describes the relationship among the pressure, velocity and elevation in a moving fluid such as liquid or gas. According to this theorem, the compressibility and viscosity, that is internal friction, are negligible and the flow is steady or लेमिनार. मीन्स कि बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है. मीन्स कि जो आइडियल फ्लूइड्स हैं वो जब फ्लो करते हैं तो वो स्टडी और स्टीम लाइन फ्लो करते हैं. और ये थ्योरम बताती है कि प्रेशर, वेलोसिटी और मूविंग जब करता है फ्लूइड तो उसमें जो एलिवेशन है उनके बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती हैं. ये फ्लूइड लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कंप्रेसिबिलिटी है और विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मीन्स इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है और जो फ्लो है वो स्टडी और लेमिनार होता है. तो हम क्या समझे बर्नौली थ्योरम से कि बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है आइडियल फ्लूइड्स की जब वो स्टडी या स्टीमलाइन फ्लो के अंदर होते हैं. मीन्स कि टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी. जब यहाँ से फ्लूइड एंटर करेगा और जब यहाँ से एग्जर्ट करेगा तो दोनों टाइम सेम एनर्जी होगी. इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है कि यहाँ जो है इसका डायमीटर ज़्यादा है और यहाँ इसका डायमीटर कम है तो इससे एनर्जी जो है वो अफेक्ट नहीं होगी. तो इस तरीके से ये प्रेशर, वेलोसिटी और मूविंग के अंदर मीन्स कि काइनेटिक्स के बीच में एक रिलेशनशिप जो है क्रिएट करता है लिक्विड्स और गैसेस के लिए. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कंप्रेसिबिलिटी है और विस्कोसिटी है जो कि इंटरनल फ्रिक्शन है वो लगभग ज़ीरो माना जाता है और फ्लो को स्टडी और लेमिनार कंसिडर किया जाता है. तो दो अजम्पशंस लेंगे हम कि जो अजम्पशन नंबर फर्स्ट है कि कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है और जो फ्लूइड का फ्लो है वो लेमिनार फ्लो है. तब हमने ये कंसिडर किया है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी और इनिशियल और फाइनल एनर्जी इक्वल होंगी. और ये जो है रिलेशनशिप बताता है प्रेशर, वेलोसिटी और काइनेटिक्स के बीच में. नेक्स्ट आती है बर्नौली इक्वेशन. तो आप देख सकते हैं कि इसको एक डिस्क्राइब किया गया है एक पंपिंग के थ्रू जिसमें यहाँ H1 हाइट पे एक फ्लूइड है जिसे अंदर एंटर कराया जाता है, बीच में एक पंप है और फिर एक सेकंड पोजीशन है 0.2 वहाँ से फ्लूइड निकलता है जो कि H2 हाइट पे प्रेजेंट है. तो बर्नौलीज इक्वेशन इज एन जनरल एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल that takes into account changes in gravitational potential energy. Bernoulli's equation relates the pressure, speed and height of any 2 points that is 1 and 2 in steady streamline flowing fluid of density rho. मीन्स कि अब इस बर्नौली जो थ्योरम हमने देखी उसके बिहाफ पे क्रिएट की गई बर्नौली इक्वेशन जो कि बर्नौली प्रिंसिपल का एक जनरल और मैथमेटिकल फॉर्म है. ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये बताती है चेंजेस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि यहाँ ग्रेविटी की वजह से एक पर्टिकुलर हाइट पे एनर्जी होगी है ना. H1 हाइट पे डिफरेंट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी और H2 हाइट पे डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो ये एनर्जी और जो ये काइनेटिक एनर्जी जब इसके अंदर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उनके बीच में रिलेशनशिप को बताएगी. तो इस तरीके से प्रेशर, स्पीड और हाइट के बीच में 2 पॉइंट्स ए
और बी दैट इज़ 1 और 2 पे एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करेगा बर्नौली इक्वेशन, जब फ्लूइड जो है स्टडी स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो रहा है, डेंसिटी उसकी है रो। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। पॉइंट ए और पॉइंट 2 दोनों पर ही एनर्जी सेम आएगी और ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी पोटेंशियल और काइनेटिक प्रेशर एनर्जी के अंदर। देन नेक्स्ट आती है बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस। So Bernoulli equations allow us to estimate the flow rate of fluid through a pipe. मीन्स कि जब एक पाइप के थ्रू किसी फ्लूइड का फ्लो हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो फ्लूइड फ्लो की रेट है उसे एस्टिमेट करने के यूज़ में आती है बर्नौली इक्वेशन। देन सेकंड है कि इट अलाउड टू मेजर द चेंज इन वेलोसिटी एंड प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय अ फ्लूइड running from a pipe of some cross section area into a pipe of different cross section area। मीन्स कि इस बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करके हम वेलोसिटी और प्रेशर में जो चेंज आ रहा है उसे मेज़र कर सकते हैं। कैसे? ये जो फ्लूइड है जब किसी सेम क्रॉस सेक्शनल पाइप से पास आउट हो रहा है और जब डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल पाइप से क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास आउट हो रहा है तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है प्रेशर का, जो वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है, उसको मेज़र करके हम यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि दोनों जगह एनर्जी तो सेम रहेगी, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा होगा? एक जगह वेलोसिटी कम है तो दूसरी जगह प्रेशर कम हो रहा होगा, क्योंकि दोनों में एक अप एंड डाउन हो रहा होगा जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी को और उसके प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करके। देन थर्ड है कि इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लिफ्ट फोर्स ऑन एन एयरफॉयल इफ द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन द विसिनिटी ऑफ द फॉयल इज नॉट। मीन्स कि अगर हमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है विसिनिटी के अंदर उसका बिहेवियर अगर हमें पता है तो हम एयरफॉयल के अंदर जो लिफ्ट फोर्स है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करके। तो दिस इज़ द थर्ड यूज़ ऑफ बर्नौली इक्वेशन। देन फोर्थ है कि अ डी लावल नोजल यूटिलाइज द बर्नौली प्रिंसिपल टू क्रिएट अ फोर्स बाय टर्निंग प्रेशर एनर्जी generated by the combustion of propellants into the velocity। मीन्स कि जो बर्नौली प्रिंसिपल है उसको यूटिलाइज किया अ डेल लेवल नोजल ने और क्रिएट किया फोर्स जो टर्न हुआ प्रेशर एनर्जी में, जो कि जनरेटेड किया गया प्रोपेलेंट्स के कंबंशन से इनटू द वेलोसिटी। मीन्स कि क्योंकि हमें पता है एनर्जी तो सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर एनर्जी को वेलोसिटी के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो एक डी लावेल नोजल ने इस बर्नौली प्रिंसिपल को यूज़ करके जो प्रेशर एनर्जी थी जो जनरेट हो रही थी प्रोपेलेंट के कंबंशन से उसे वेलोसिटी में चेंज किया। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। देन नेक्स्ट आते हैं एनर्जी लॉसेस। मीन्स कि जब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो हमेशा तो लेमिनार फ्लो हो नहीं रहा होता है, समटाइम्स टर्बुलेंट भी हो रहा होता है, और जब वो फ्लो हो रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से एनर्जी लॉस होती है। तो हम वो देखेंगे कि किस वजह से एनर्जी लॉस होती है। सो द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इन अ फ्लो आइदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंड्यूसेस लार्ज स्केल टर्बुलेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडीज। तो जब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो आपको पता है कि फ्लूइड के फ्लो में मीन्स की वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस हो सकता है और डायरेक्शन में भी चेंजेस हो सकता है। तो इस वेलोसिटी में चेंज की वजह से लार्ज स्केल टर्बुलेंस कोज होता है। मीन्स कि बहुत बड़े लेवल पे टर्बुलेंस होता है क्योंकि एडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। सो द पोर्शन ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्लोइंग फ्लूइड इज अल्टीमेटली dissipated as heat by radiation and is considered to be loss of energy।
तो इस वजह से जब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है किसी पर्टिकुलर पोर्शन से, तो वो अल्टीमेटली हीट की फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में डिसएपिटेट हो जाता है, और इसे कंसिडर किया जाता है लॉस ऑफ एनर्जी। मीन्स कि क्या समझते हैं हम कि जब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, वो फ्लो हो रहा होता है, वेलोसिटी मीन्स उसके पास एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में जब कोई चेंजेस होंगे तो लार्ज स्केल पे टर्बुलेंस कोज होगा। किसकी वजह से? एडीज की वजह से। और इसकी वजह से हीट जनरेट होगी या रेडिएशंस क्रिएट होंगे और अल्टीमेटली एनर्जी लॉस होगी। तो जो अभी हम बर्नौली थ्योरम के अंदर बोल रहे थे कि इनिशियल और फाइनल एनर्जी कंजर्व रहती है हमेशा, वो नहीं होगी, एनर्जी का लॉस हमेशा होता है इन एक्चुअल में, मीन्स कि प्रैक्टिकली होता है, लेकिन हम थ्योरम के अंदर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ हमने लेमिनार फ्लो की बात करी थी। Then some of the reasons for loss of energy caused by change of velocity are sudden pipe enlargement, sudden contraction, entrance of a pipe from large vessel, exit from a pipe, obstruction in the flow passage, gradual contraction or enlargement, blends and various pipe fittings। तो ये जो एनर्जी लॉस है वो किस किस रीज़न की वजह से हो सकता है? पहला, चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से हो सकता है। अभी चेंज ऑफ वेलोसिटी क्यों होंगी? क्योंकि सडनली पाइप का इन्लार्जमेंट हो गया है या सडनली कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, या जहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है तो जो एंट्रेंस है पाइप का वो लार्ज वेसल है, या फिर जो एग्जिट है पाइप का उसके अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन है, और जो फ्लो हो रहा है पासेज का तो उसमें बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, या फिर ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन है और इन्लार्जमेंट है, मीन्स कि धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है या धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, या फिर जो बेंड्स हैं उसके अंदर और बहुत सारी पाइप की फिटिंग्स हैं, और इन फिटिंग्स की वजह से भी एनर्जी लॉस हो सकता है। तो हमने बहुत सारे रीजंस देखे एनर्जी लॉस के जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो इसके अंदर फर्स्ट रीज़न है एनर्जी लॉस बाय सडन इन्लार्जमेंट। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा माउथ है और सडनली यहाँ पे इन्लार्जमेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, पर्टिकुलर प्रेशर है और इसका एक एरिया है A1। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया चेंज हो जाता है A2 के अंदर, जिसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज होगा जिसे बोलेंगे V2, और प्रेशर में चेंज होगा जिसे बोलेंगे P2। तो इसे अगर हम समझें कि कंसिडर अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 carrying a liquid of specific weight W is connected to another pipe of large cross sectional area A2. As there is sudden increase in cross sectional area of flow passes, the liquid released from smaller pipe is unable to flow the abrupt change in boundancy। सो अगर हम डायग्राम से समझें कि कैसे सडन इन्लार्जमेंट की वजह से एनर्जी लॉस होता है, तो हमने एक A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप लिया, देन उसमें एक लिक्विड फ्लो कराया जिसकी स्पेसिफिक वेट W था, और उसको कनेक्ट किया एक लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ A2 के साथ। फिर उसमें जो सडन इंक्रीज हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर, जब उससे फ्लूइड का फ्लो हुआ, फ्लूइड पास हुआ, तो रिलीज जो हुआ स्मॉल पाइप से, वो उस चेंज को, अब्रप्ट चेंज को जो बाउंड्री के थ्रू था उसको फॉलो नहीं कर पाया। मीन्स कि आप देख सकते हैं एक स्मॉल साइज़ का पाइप है और एक लॉन्ग बड़ी डायमीटर का पाइप है, तो यहाँ पे एक सडन चेंज आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से एक अब्रप्ट चेंज आएगा और इसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। देन इसको समझें कि कॉन्सिक्वेंटली द फ्लो सेपरेट्स फ्रॉम द बाउंड्री forming turbulence eddies that results in the loss of energy dissipated as heat by radiation. If P1 V1 and P2 V2 are the pressure and velocities of fluid of flow in the narrower and wider pipe respectively,
देन कंटिन्यूटी इक्वेशन, द डिस्चार्ज Q इज, मीन्स कि अब क्या किया गया कि जो बाउंड्रीज है उनके थ्रू फ्लूइड का फ्लो हो रहा है सेपरेटली, तो टर्बुलेंस एडीज फॉर्म हो रही हैं जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी लॉस होगा वो हीट के फॉर्म में होगा, रेडिएशंस के फॉर्म में होगा। तो अगर हम कंसीडर करें स्टार्टिंग जो नैरो पाइप है उसका प्रेशर P1 और वेलोसिटी V1, जबकि जो वाइडर पाइप है उसका प्रेशर P2 एंड वेलोसिटी V2, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो डिस्चार्ज है दैट इज Q इज इक्वल्स टू A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। ये हुई हमारी इक्वेशन 1। अब द फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड इन द कंट्रोल्ड वॉल्यूम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड इज एक्सप्रेस्ड एज, मीन्स कि अब इस पर फोर्स अप्लाई हुआ, मीन्स कि इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। तो जैसे कि आपको पता है कि फोर्स इक्वल्स टू होता है प्रेशर मल्टीप्लाई विथ एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई होने वाले प्रेशर को बोलते हैं फोर्स। तो इनिशियल स्टेज में A1 एरिया पे एक पर्टिकुलर प्रेशर है तो फोर्स हुआ P1 A1। देन वो जो मिडिल है वहाँ पे एरिया डिफरेंस है A2 माइनस A1 एंड वहाँ पे प्रेशर लग रहा है P1, और लास्ट के अंदर प्रेशर है P2 और एरिया है A2। ये है इनिशियल स्टेज में, और लास्ट में जब सारा फ्लूइड फ्लो होके वहाँ से निकल जाता है तब सिर्फ एरिया A2 में फ्लूइड है तो एरिया A2 और वहाँ पे प्रेशर है P1 माइनस P2। तो इस तरीके से हम फोर्स एक्टिंग को अप्लाई करके एनर्जी लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सेकंड आता है एनर्जी लॉस बाय सडन कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स कि अभी हमने देखा सडन इनलार्जमेंट की वजह से, देन हम देख रहे हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सो कैसे मेजर करेंगे कि कंसिडर अ पाइप कैरिंग अ सर्टेन फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक वेट W, मीन्स कि हमने एक पर्टिकुलर वेट का लिक्विड लिया जिसका वेट है W और उसे एक पाइप से कैरी आउट करेंगे, वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सर्टेन सेक्शन रिड्यूसेस अब्रप्टली एट A1 टू A2। तो आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले A2 था और ये सडनली चेंज होता है A1 के अंदर, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के चेंज की वजह से, इसके रिडक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होगा। So a sudden contraction in geometry of pipe leads to streamline between section A and 2 curve. The liquid is accelerated। तो आप देखेंगे कि इस सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो कि पाइप की ज्योमेट्री में हुआ है, इसकी वजह से स्टीम लाइन होता है सेक्शन A और सेक्शन 2 कर्व के बीच में, और जो लिक्विड है वो एक्सेलरेट हो जाता है क्योंकि कम एरिया से जब फ्लूइड का फ्लो होगा तो वो फ्लो वेलोसिटी के साथ होगा, कम वेलोसिटी के साथ होगा, जबकि स्मॉल एरिया से जब वो फ्लूइड का फ्लो होगा तो वेलोसिटी हाई हो जाएगी, तो फ्लूइड क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। थर्ड, प्रेशर एट द एनुअल फेस वेरीज इन एन अननोन मैनर एंड इट कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसकी वजह से एक अननोन मैनर के अंदर जो प्रेशर है वो एनुअल फेस में वेरी करेगा और इसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इन जनरल द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज लॉस ऑफ हेड HL इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई विथ V22 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम। तो इस सडन चेंज को जो है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लॉस ऑफ हेड हुआ है, इसे एक्सप्रेस किया जाएगा। लॉस ऑफ हेड इज इक्वल्स टू 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से और फिर 22 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम के साथ उसे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लॉस को मेज़र किया जाता है। मीन्स कि हमने सिमिलरली दो पाइप्स लिए, एक का डायमीटर एक का एरिया A1 और एक का एरिया A2, जिससे एक फ्लूइड पास हो रहा है जिसकी वेलोसिटी V1 और प्रेशर ρ1 था, P1 था। देन सेकंड जो हमारा एरिया है इसकी वेलोसिटी V2 और प्रेशर P2 था। तो अब सडन जो चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ में जब जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो एक्सीलरेट हो जाएगी और
रेडिएशन की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा, और इसको डिटरमाइन करेंगे लॉस ऑफ हेड की फॉर्म में। देन नेक्स्ट आता है एनर्जी लॉस एट पाइप एंट्रेंस। मीन्स कि जब पाइप से फ्लूइड जो है वो एंटर होता है तब भी एनर्जी का लॉस होता है, जिसे इनलेट लॉस बोला जाता है। इसे भी मेजर किया जाता है। सो एनर्जी लॉस एट द एंट्रेंस टू द पाइप इज कॉल्ड एज इनलेट लॉस. It occurs when liquid enters to the pipe from a large vessel or tank. The flow pattern is similar to that of sudden contraction. In general, for a sharp cornered entrance, the loss of head at the entrance is expressed as loss HL is equals to 0.5 multiply with V 22 divided by 2 gram, where V2 is the mean velocity of flow of fluid in the pipe. मीन्स कि जब पाइप के अंदर कोई फ्लूइड एंटर कर रहा होता है तो उस टाइम भी एनर्जी का लॉस होता है, जिसे इनलेट लॉस बोला जाता है। ये लॉस कब होता है? जब जो एंटर हो रहा होता है लिक्विड वो किसी लार्ज वेसल से या टैंक से हो रहा होता है। तो ये बिल्कुल जैसे हमने लास्ट अभी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लॉस देखा, वैसे ही होगा कि एक बड़ा सा एरिया वाला है, वहाँ से एक छोटे एरिया के अंदर जब एंटर करेगा फ्लूइड तो एक सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लो पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। तो एक शार्प कॉर्नर्ड एंट्रेंस के अंदर फ्लूइड एंटर करने जा रहा है, तो इसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा और इसे एक्सप्रेस किया जाएगा लॉस ऑफ हेड की फॉर्म में। और लॉस ऑफ हेड इज इक्वल्स टू 0.5 V22 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम। तो इस तरीके से मीन वेलोसिटी फ्लो फ्लूइड की पाइप के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी लॉस एट पाइप एग्जिट। सो जैसे कि जब पाइप के अंदर फ्लूइड एंटर होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, वैसे ही सिमिलरली जब पाइप से फ्लूइड जो है वो एग्जिट हो रहा होता है तो भी एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। क्यों देखेंगे? द आउटलेट एंड ऑफ पाइप कैरिंग लिक्विड may be either let free or connected to a large reservoir. The liquid leaving the pipe possesses some kinetic energy corresponding to the velocity of fluid flow in the pipe, which is ultimately dissipated either in the form of free jet or turbulence in the reservoir depending on the outlet condition in the pipe. तो जब पाइप से फ्लूइड जो है वो एक आउटलेट के थ्रू बाहर निकल रहा होता है तो दो कंडीशन हो सकती है कि या तो वो फ्रीली बाहर निकल रहा हो, किसी अदर रिजर्वॉयर में, किसी अदर कंटेनर में नहीं जा रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी लार्ज रिजर्वॉयर के अंदर जा रहा हो। तो इन केस अगर आप समझे कि लार्ज रिजर्वॉयर में जा रहा है तो ये क्या हुआ, एक सडन इनलार्जमेंट वाला केस हो गया, जिसके अंदर जब लिक्विड लीव कर रहा है पाइप को तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि उसके पास एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी से उसको क्या मिली हुई है? काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है। तो जब वो पाइप को लीव कर रहा है तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसका लॉस होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये जो लॉस है या तो इन द फॉर्म ऑफ फ्री जेट हो रहा है या टर्बुलेंस की फॉर्म में हो रहा है। रिजर्वॉयर में डिपेंड करता है कि जो आउटलेट है पाइप का वो कैसा है। मीन्स कि हो सकता है कि वो फर्दर और छोटे पाइप से कनेक्ट है, हो सकता है किसी बड़े पाइप से कनेक्ट है, हो सकता है वो फ्रीली मूव कर रहा है फर्दर। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो फर्दर फ्लो है वो टर्बुलेंस क्रिएट होता है या फ्री जेट होता है, और इसकी वजह से उसमें एनर्जी लॉस कितना होता है, कैसे होता है, ये उसके आउटलेट पे डिपेंड करता है। बट जब पाइप से कोई फ्लूइड जो है वो एग्जिट हो रहा होगा तो उसके अंदर एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, क्योंकि उसके पास जिस वेलोसिटी से वो आ रहा था उसकी वजह से एक काइनेटिक एनर्जी होती है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा एनर्जी लॉस बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो पासेज। मीन्स कि जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है
तो जिस पाइप से वो फ्लो कर रहा होता है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं उनकी वजह से एनर्जी लॉस. सो द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाइप अकर्स due to the sudden reduction in the cross-sectional area followed by an abrupt enlargement in the stream beyond the obstruction. मीन्स कि जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा होता है उसमें एनर्जी का लॉस होता है पाइप से, क्योंकि एक सडन रिडक्शन होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया में और सडन इनलार्जमेंट हो सकता है स्टीम के अंदर बियॉन्ड ऑब्स्ट्रक्शन. मीन्स कि जैसे आप देख सकते हैं कि एक कोई पाइप है, अब इसमें अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एरिया है वो पर्टिकुलर एरिया पे कम हो जाता है. मीन्स कि यहाँ एरिया ज़्यादा है और किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एरिया कम हो गया. हो सकता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन जैसे ही हटेगा, मीन्स कि फ्लूइड जो है वो आगे जाएगा, तो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो उसकी वजह से एक सडन इनलार्जमेंट हुआ. तो इस कॉन्ट्रैक्शन और इनलार्जमेंट की वजह से जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में हो रहा है, इसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है और जो अमाउंट है इनलेट और आउटलेट की एनर्जी का उसमें डिफरेंस आ जाता है. जैसे कि अगर आप डायग्राम से देखें कि यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ का जो एरिया है और यहाँ का जो एरिया है इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है और इस डिफरेंस की वजह से वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा और एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा. और फर्दर जब ये ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर से एनर्जी जो एरिया है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो इसकी वजह से फिर से वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा. तो हमने यहाँ पे एनर्जी लॉसेस को कंप्लीट किया है. तो अगर मैं समराइज़ करूँ इस वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया फर्स्टली बर्नौली थ्योरम से, जिसमें हमने बर्नौली थ्योरम देखी जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड थी. देन हमने बर्नौली इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशंस देखे. देन हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया एनर्जी लॉस, जिसमें हमने ये समझा कि ये एनर्जी लॉस होता क्यों है. तो हमने 5 रीजंस यहाँ बताए कि सडन इनलार्जमेंट की वजह से, सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एंटरेंस की वजह से, एग्जिट की वजह से और फ्लूइड के फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से जो कि पाइप में हैं. इन सब रीजंस की वजह से क्या हो सकता है, एनर्जी का लॉस हो सकता है. सो यहाँ हमने कुछ नए पॉइंट्स देखे फ्लूइड के फ्लो के बारे में. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इस फ्लूइड के फ्लो को किस डिवाइसेस के थ्रू मेज़र किया जाता है. सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.